क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व करते हैं। इससे पहले 63 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बहुत अच्छा कैलकुलेशन था। उसमें हमको एक रिंग के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उस रिंग के एक्सिस पे। ठीक है, 64 क्वेश्चन में क्या है उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। मतलब हमारे पास टू पैरेलल प्लेट है, ठीक है, और सेपरेशन कितना है? सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस ये d मान लेते हैं। वो कितना दे रखा है? d बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके मध्य जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो कुछ इस तरह है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट है, डिस्टेंस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच 2 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डायरेक्शन में 1000 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है 64 में। आगे बढ़ते आगे क्या कर रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि मैं इसको प्लेट 1 बोल दूँ, यदि मैं इसको प्लेट 1 बोल दूँ और इसको प्लेट 2 बोल दूँ, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी दोनों प्लेट के बीच का वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? E इंटू डी, सिंपली। ठीक है, चूंकि समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का मैं डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों प्लेट के बीच का। तो ये हो जाएगा 1000, डी कितना? 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो इस तरह से ये हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, तो प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच, प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 20 वोल्ट होगा। सिंपल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। ठीक है, 64 का पहला पार्ट था। चलो बी पार्ट सॉल्व करते, वो देखते वो क्या है। बी पार्ट में है, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ए इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इट मे रीच द अपर प्लेट। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं क्या स्पीड देता हूँ? v स्पीड देता हूँ, v वेलोसिटी है। ठीक है, उसको कितना मिनिमम स्पीड दूँ कि वो इस प्लेट तक पहुँच जाए। ठीक है, मिनिमम स्पीड कितना दूँ कि उस प्लेट तक पहुँच जाए। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो E क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज का एलिमेंट है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव रहता है तो किधर लगा? तो ऊपर खींचता, लेकिन नेगेटिव है तो इसको किधर खींचेगा? पीछे की तरफ खींचेगा। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा ऊपर भी वेलोसिटी से, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमको चाहिए कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन को कितना स्पीड दिया जाए जिससे कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, कम से कम यहाँ तक पहुँच जाए, कितना मिनिमम स्पीड दिया जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड, क्योंकि निगेटिव नेचर है ना, मतलब नेचर वाइज नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये जाना किधर जाता है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। वो कैसे काम करेगा वो समझते हैं। देखो, हमको पता है कि हमको इलेक्ट्रॉन को कितना मिनिमम स्पीड दे कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, हमको यहाँ पे कितना स्पीड दिया जाए कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स उसको क्या कर रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से परे हम लोग टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है? डेल्टा इंटू के ई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में ये टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें बताया जाता है कि टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्क इतना ही करना है कि मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हमको बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। यहाँ पे स्पीड होना जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे पहुँच जाए और वहाँ पे स्पीड रेस्ट में 0 भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको वर्क डन एक ही तरह का देख रहा है कि हमको इस चार्ज से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा
वो ये होगा टोटल वर्क डन में। टोटल वर्क डन में मुझे एक ही तरह का वर्क डन करना पड़ेगा, वो ये है कि मैं इस चार्ज को क्या करूँ, टोटल वर्क होगा Q इंटू डेल्टा V। इस चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो Q इंटू डेल्टा V के बराबर होगा। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का, और डेल्टा K ही क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ कि Q इक्वल टू डेल्टा V है, ठीक है, Q इक्वल टू डेल्टा V है। और काइनेटिक एजेंट चेंज क्या होता है, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल, ठीक है, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। तो मैं क्या करता हूँ इसी चीज़ को लिखने के लिए, अच्छा तो अब मैं क्या करता हूँ Q इंटू डेल्टा V लिखता हूँ, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उस पर स्पीड कम से कम कितना हो जाए, 0 हो जाए, हमको कोई दिक्कत है, बस यहाँ पे तक पहुँचना है। तो इसको यहाँ पे कम से कम 0 भी स्पीड हो जाएगा तो कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ से जब मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो उसको कम से कम कितना स्पीड चाहिए, हाफ m v0 स्क्वायर। मैं इसको v0 बोल देता हूँ, सही रहेगा, v0 स्क्वायर, Q इंटू डेल्टा V। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम वर्क डन निकालते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे चार्ज का जो नेचर है वो प्लस माइनस उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, Q माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं Q इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ m v स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, सबका वैल्यू डालता हूँ। तो Q की जगह क्या लिखना होगा, यहाँ पे Q का नेचर भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। और डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 1/2 9.1 10 की पावर माइनस 31 लिखना पड़ेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये V0 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे बार बार यही बोल रहा हूँ कि Q इंटू डेल्टा V जो वर्क डन है इसमें नेचर भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि किस तरह के चार्ज को मैं ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि निगेटिव चार्ज है तो उसके लिए माइनस यूज करेंगे। अच्छा हमको पहले से पता है कि माइनस हाफ m v स्क्वायर है, तो ये भी माइनस तो आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि 1.6 है इधर है, तो ये 1.6 इधर डेसिमल हटेगा तो इधर भी हट जाएगा, तो ये 1.6 10 की पावर माइनस 19 20, और ये क्या है 2 इधर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इधर, और नीचे क्या हो जाएगा 91 इंटू 10 की पावर माइनस 31 V0 का स्क्वायर, ठीक है। इस 2 को इधर रख दिए तो 16 हो गया, ये सारा डेसिमल में हटा दिए तो 16/91 10 की पावर माइनस 19, और ये 20 और 2 इधर आ गया तो 2, और नीचे क्या 10 की पावर माइनस 31 है, तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 20 दूनी 40 इंटू 16, और 10 की पावर 19 31 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12, ठीक है, और 91 नीचे ही रहेगा। तो V0 स्क्वायर कुछ इस तरह का हो गया। अब क्या करना है, V0 का इधर रूट में डाल देते हैं। रूट में डालने से कुछ फ़ायदा होगा क्या, तो V0 को रूट में डाल देते हैं, तो ये क्या कुछ हो सकता है क्या, तो V0 को रूट में डाल देते हैं। सॉरी इधर स्क्वायर है तो इधर सब रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा तो सब रूट में आ जाएगा। 40 इंटू 61 10 की पावर 12 अंडर रूट में 91, ठीक है। तो इस तरह से V0 बराबर 10 की पावर 12 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है। और मैं अंदर में कैलकुलेशन जो है, अच्छा ये जो है 16 है वो बाहर आके कितना हो जाएगा 4, 40 है तो बाहर आके कितना हो जाएगा 2, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 10, और अंडर रूट में 91, ठीक है। ये जो 40 था वो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, और 10 तो अंदर रहेगा ही, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। यदि मैं इसको 9 इंटू 91 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 10, तो 9 का क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और रूट 10 कट जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन कर सकता हूँ, उतना भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन मैं एग्जैक्ट आंसर की ओर बढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें क्या करूँगा मैं, रूट 10 है ऊपर में, ठीक है, और डिवाइड बाय 91 है, ठीक है। इसको रूट 10 डिवाइड बाय रूट 91, ठीक है, ये आ जाएगा 0.33, ये आता है 10 की पावर 6, 4 दूनी 8, और ये आता है ये आता है 0.331 आता है। अब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे आता है 2.65, ये आता है V0 बराबर 2.65 10 की पावर 6
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट था कि Q इक्वल टू डेल्टा V माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, मतलब टोटल वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल, मतलब यहाँ पे आकर रेस्ट हो जाएगा। इनिशियली कुछ तो वेलोसिटी चाहिए जो हमारा मिनिमम इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा। यहाँ पे जो वर्क डन होगा Q डेल्टा V के बराबर होगा टोटल वर्क डन, क्योंकि एक ही तरह काम किया जा रहा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए Q डेल्टा V, और यहाँ पे Q का यहाँ पे नेचर ध्यान रखना होगा, माइनस रखना पड़ेगा, तभी हमको इसको समझ पाएंगे, क्योंकि क्यों नेचर, इसलिए माइनस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चार्ज का नेचर निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम क्या कि माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, और सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। 91 को अंडर रूट में 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट 10 कट जाएगा। तो इस तरह से आंसर आ जाता है B नॉट इक्वल टू 2.65 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये 64 का B का आंसर है, मिला लेते हैं। तो 2.65 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ गया, एग्जैक्टली सेम आंसर है। तो कम से कम इतना स्पीड देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये यदि थोड़ा सोचा जाए, जो लाइट हमारे पास लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, तो उससे ज़्यादा छोटा तो नहीं है, लेकिन है ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, तो इतना स्पीड देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुँचने के लिए, कम से कम तभी पहुँच पाएगा। इससे कम पॉसिबल नहीं है, इससे कम देंगे तो कहीं पहुँच ही नहीं पाएगा। यदि इससे थोड़ा ज़्यादा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी दे देंगे तब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्लेट तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह 64 का B पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब मैं C पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो C पार्ट सॉल्व करने के लिए मुझे ये रिजल्ट का काम यूज होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ पार्ट को मैं क्लियरली हटा देता हूँ, जिससे कि क्या करूँ, मैं ये रिजल्ट बाद में लिख सकूँ। तो अभी के लिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को, और कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कैलकुलेशन, और कहीं समझ में आने तो वीडियो को रिवर्स करके चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टेप कैसे आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसको हटा देते हैं। ये वैल्यू जो है मिनिमम स्पीड, वे V नॉट बराबर कितना आता है, 2.65 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। V नॉट क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मिनिमम स्पीड है। ठीक है, एक तरह से मिनिमम स्पीड है। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, हमारे काम का ये रिजल्ट है, पूरा कैलकुलेशन नहीं है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 64 का C में कि 2.65 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड मिनिमम स्पीड है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि ये तो वर्टिकली हमारे पास है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहता है, तो मिनिमम स्पीड कितना है, 2.65 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड मिनिमम स्पीड आया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम ऑलरेडी लास्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये समझना है कि C पार्ट में करना क्या था। C पार्ट में है कि हमको बताना कि डायरेक्शन, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का 60 डिग्री बना दूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना है, 60 डिग्री है, कुछ इस तरह से है, 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो V नॉट है वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर से मान लिया जाए फेंका जाता है तो कुछ इस तरह से ये प्रोजेक्ट करके वापस आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आ जाएगा, नीचे ही आएगा, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रिक फोर्स उसको नीचे ही खींचने के लिए फोर्स कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं वो समझना पड़ेगा। जब हम ये रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब मिनिमम स्पीड जब आया था 2.65 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड मिनिमम स्पीड, जब यहाँ से इसको रीच कर यहाँ पहुँचा जाता है, तो एक बात गौर करने वाली बात है कि हम यहाँ पे पहुँचने का स्पीड कितना लिए थे, 0 लिए थे। पता हो, याद होगा, हम लिखा था काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख दिया था 0, चूँकि यहाँ पहुँच के कम से कम स्पीड 0 हो जाए। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम पहुँचने का स्पीड लिए थे 0, तब मिनिमम स्पीड कितना था, 2.65। अभी क्या कर रहे हैं कि इसको V नॉट क्या कर रहे हैं, V नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना के आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हाइट तक पहुंचेगा, क्योंकि मैक्सिमम इन दोनों के बीच का हाइट तो 2 सेंटीमीटर, और इस पहले प्लेट से फेंक रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर तो पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि इसका y डायरेक्शन में, यदि मैं इसको x बोल दूँ और इसको क्या बोल दूँ, y बोल दूँ, तो Vy बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो V नॉट साइन 30 डिग्री।
वी नॉट साइन 30 डिग्री का मतलब वी नॉट बाई 2, मतलब अब स्पीड कितना हो गया, आधा ही हो गया ना, वी नॉट साइन 30 ये हो गया ना ऊपर डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है। वी एक्स कितना है, तो वी एक्स वी नॉट कॉस 30 जो इस डायरेक्शन में स्पीड है, तो ये हो जाएगा वी नॉट रूट 3/2। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये हमारे पास बना कि इसका y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना स्पीड है, वी नॉट बाई 2। यदि वी नॉट रहता था तब वो ऊपर तक पहुंच जाता था, लेकिन अब स्पीड क्या है, वी नॉट बाई 2 है, ठीक है। तो अब कितना हाइट तक पहुंचेगा, एक और बात समझो, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहता है वी नॉट से, लेकिन इसका फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे। ये बात समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जाना किधर चाहता है, ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इस पर एक्सेलरेशन किस तरह काम कर रहा होगा, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा। तो ये फोर्स बाय मास हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखो पहले भी केस में एक्सेलरेशन नीचे था, ठीक है, तो ये डी एक्सेलरेशन बन जाएगा, डी एक्सेलरेशन क्यू जो क्या है, वेलोसिटी मतलब फोर्स जो है, फोर्स जो काम करे डाउनवर्ड, और जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो किधर जाना चाहता है, ऊपर की तरफ जाना चाहता है। तो डी एक्सेलरेशन की तरफ बिहेव कर रहा है, क्योंकि v और a का डायरेक्शन, वेलोसिटी जो v नॉट है और एक्सेलरेशन का क्या है, एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि v नॉट a इक्वल्स टू F/me है, तो एक केस समझते हैं, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े, ये फॉर्मूला पढ़े, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर मतलब 0, जब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वी नॉट स्पीड से फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पहुँचने में स्पीड कितना था, 0। यहाँ यू के जगह क्या लिख दूंगा मैं, वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2। ए कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन, ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा, जिसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस होगा क्योंकि स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और डायरेक्शन एक्सेलरेशन के नीचे, इसलिए माइनस ए लिख देता हूँ अभी के लिए, माइनस मतलब ए नोट दे दो इस टर्म को, तो माइनस ए नोट हो जाएगा। अच्छा एस की जगह, ये एस की जगह डिस्टेंस पूरा कितना है, डी, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये एक केस हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a नॉट डी, ठीक है, ये केस हो गया। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन 2 लिखता हूँ, वो समझो। इक्वेशन 2 क्या लिखूंगा, तो देखो वहाँ पर भी लिखूंगा v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको वी नॉट स्पीड से फेंक रहा हूँ, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना है, 60 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्पीड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्पीड कितना है, वी नॉट बाई 2 है। और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, 0। मतलब मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, कि टाइम आएगा जब स्पीड 0 हो जाए, फिर वो वापस नीचे आने लगा, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वो नीचे काम कर रहा है, तो वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 0, जब वो यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। और स्पीड इनिशियली किस स्पीड से फेंका गया था, वी नॉट से, लेकिन वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना था, तो वी नॉट बाई 2 था, ठीक है। वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना था, वी नॉट बाई 2। ये सारा कुछ वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। ये सब वाई डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ भी बता देता हूँ, ये भी वाई डायरेक्शन के लिए ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है 1 डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है 1 डायमेंशनल है, मतलब एक ही डायमेंशन में यदि मोशन हो रहा है उसके लिए, तो मोशन का जो एनालिसिस करे वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में लिख दिए, तो यहाँ पर भी वाई डायरेक्शन का ही तो लिख रहे हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन स्पीड कितना है, वी नॉट बाई 2, एक्स डायरेक्शन कितना है, वी नॉट रूट 3/2 है, तो यहाँ वी नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। एक्सेलरेशन की जगह यहाँ क्या ले सकता हूँ, ए नॉट, जो हमारा किस तरह बिहेव कर रहा है, डी एक्सेलरेशन, वो हमेशा नीचे काम कर रहा है और जाना किधर चाहता है, पार्टिकल ऊपर, तो ये माइनस ए नॉट। अच्छा डिस्टेंस कितना जाएगा प्लेट से, तो मुझे पता नहीं है, वाई डायरेक्शन है, तो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ एस, अभी के लिए क्या मान लेता हूँ एस, तो ये एस लिख दिया। अब ये एस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a नॉट एस इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई 4, वी नॉट स्क्वायर बाई 4। अच्छा वी नॉट का वैल्यू तो पता है कितना है, 2a नॉट डी है, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2a नॉट डी है, तो वैल्यू लिख देते हैं 2a नॉट एस, और ये वैल्यू कितना है, 2a नॉट डी है बाई 4। तो a नॉट से a नॉट कट गया, ठीक है, 2 से ये 2 कट गया, तो s बराबर क्या हो गया, d बाई 4। और d कितना था, d पहले से पता है, d कितना था हमारे पास क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा डी नॉट बाई 2AD, तो डी नॉट बाई 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस कितना है डी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है, पहले से दे रखा है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2/4, तो S बराबर कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल के साथ प्रोजेक्ट करूंगा तो ये केवल और केवल 0.5 सेंटीमीटर ही हाइट तक जा पाएगा, फिर वो वापस क्या करेगा नीचे आ जाएगा। और जबकि इन दोनों का हाइट कितना है, दोनों का 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या करेगा केवल 0.5 सेंटीमीटर हाइट तक जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा और वापस क्या करेगा प्लेट को हिट कर देगा। क्यों? क्योंकि फोर्स भी तो वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। तो इस बात को सबसे पहले समझो कि VA² U² 2AS का जो इक्वेशन है वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करके लिखा गया है। ये भी इक्वेशन वाई डायरेक्शन में, ये फॉर्मूला यूनिडायमेंशनल मोशन के लिए होता है। ये हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी V0 था, बाद में स्पीड कितना होता है V0/2। क्यों? क्योंकि V0 का यदि 2 कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा एक नीचे की तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो V0/2 बन जाता है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो स्पीड कितना हो जाएगा 0, तो 0 कर दिए। डी एक्सेलरेशन दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों वक्त क्या कर रहा है नीचे की तरफ खींच रहा है, तो 2A0S हो जाएगा। S मतलब हमने लिया कि कितना मैक्सिमम हाइट तक गया। ठीक है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्रॉम बॉटम प्लेट से, तो S बराबर आता है D/4, और D का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर/4, तो इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि यदि मैं 60 डिग्री एंगल के साथ यदि सेम वैल्यू स्पीड से फेंकूंगा तो केवल और केवल 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फेंक दूं तो कितना जाएगा वो, तो पूरा का पूरा टच कर देगा, फिर वो वापस आ जाएगा, तो कंप्लीट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब कोई एंगल मैं नहीं बनाता हूँ, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन गया 0 डिग्री, उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसी डायरेक्शन में एंगल कितना 0, लेकिन अभी कितना बना 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। एक अच्छा क्वेश्चन था 64 का C पार्ट। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो, वीडियो को पॉज करके पूरा कैलकुलेशन समझो। कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कुछ चीज़ छूट गया है, लेकिन मैं प्रोसेस के थ्रू में पूरा सॉल्व किया हूँ, कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए। सही आंसर तक हम लोग पहुँच चुके हैं, आंसर भी 0.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले पार्ट में ये जो रिजल्ट आया हम इसका यहाँ यूज कर ली और ये आंसर तक आ गए हैं। ठीक है, तो 64 का ABC पार्ट सॉल्व हो चुका है। 65 अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं इस चैप्टर में, तो कम ही क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 65 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन कूलम पर कूलम एग्जिस्ट इन ए स्पेस इन x डायरेक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम है, x डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब I कैप हो गया। ठीक है, x डायरेक्शन में है। ठीक है, टेकिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 0, राइट एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट x, y, z। मतलब ओरिजिन पे, मतलब 0,0 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लिया गया है 0। मैं इसको A पॉइंट बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिया गया 0। अच्छा, इसको बोल देता हूँ ये पोटेंशियल है। ठीक है, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 2 न्यूटन पर कूलम I कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और A पॉइंट पे जो ओरिजिन है हमारा वहाँ पे पोटेंशियल 0 लिया गया। ठीक है, तो हमको पहले पार्ट में बताना है कि पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो मैं पहले भी इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करते इस तरह का क्वेश्चन। 56, 58, 59, 60 इसी तरह का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करते वो देखो। यदि मुझे 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो मैं कैसे लिखता हूँ, BB माइनस BA माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DR वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, और A से B की तरफ जा रहे हैं तो A पहले और B बाद में। ठीक है, तो उसी तरह मुझे किसी R पॉइंट के बारे में लिखना है तो मैं लिखता हूँ VR। यहाँ पे VA पता है वो ओरिजिन है, और यहाँ पे माइनस दे दूंगा। A की जगह क्या दूंगा मैं 0, 0, 0, और R की जगह दूंगा मैं x, y, z। ठीक है, R की जगह मैं दे दूंगा x, y, z। ठीक है, जो हमारा B था वो क्या बन गया, R बन गया। ठीक है, E कितना है 2 न्यूटन, तो 2I कैप। अच्छा, DR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dx I कैप, dy j कैप, और dz k कैप। ठीक है, देखो
जब भी हमको पूछा जाए 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्या होगा, तो वी बी माइनस वी ए लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर ए टू बी, मतलब इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो मैं क्या कर दिया, बी की जगह जनरली आर ले लिया हूँ मैं, किसी आर पॉइंट पे बताना है, तो आर के लिए 1 मिनट रुक जाओ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो मैं b की जगह क्या ले लूँ, r ले लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, b की जगह r मान लिया हूँ मैं, भी ए है ही, और a को क्या कर दिया, ये तो मेरा ओरिजिन था तो 0,0 लिख दिया, जो हमारा b था वो क्या है, r है, तो r के लिए XYZ कोऑर्डिनेट यूज कर लिए। अच्छा dr क्या है, तो dr तो हमारे पास क्या है, एक तरह से पोजीशन वेक्टर है, किसी भी मतलब पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर जो होता है dr वेक्टर वो है। अब इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, तो vr, अच्छा va पर पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो -0, ठीक है, माइनस का साइन दे देते हैं, और ये 0,0,0 यहाँ पे x, y, z, कोई भी पॉइंट है x, y, z, एनी जनरल पॉइंट है, तो इसके साथ इसका डॉट करेंगे तो 2dx आएगा केवल, क्यों आई कैप के साथ आएगा ना, आई कैप जे कैप तो 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आई कैप के कैप डॉट का 0 हो जाएगा, तो इस तरह से 2dx है, और 2dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, x है, yz नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, केवल एक ही वेरिएबल लिखूंगा, लोअर लिमिट का x का 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना हो जाएगा x, चूंकि y तो है नहीं तो y और z लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह में vr बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं, -2x। तो किसी भी r डिस्टेंस के लिए मुझे किसी भी r पोजीशन जो होगा, r रैंडम कोई भी पोजीशन होगा जनरल, उसके लिए पोटेंशियल -2x, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोई भी v जो है तुम्हारा x, y, z, उसके लिए पोटेंशियल -2x है। ठीक है, ये क्या हमारा पोटेंशियल आया किसी भी जनरल पोजीशन के लिए। ठीक है, कैसे निकाला, तो फिर से बताया, बी बी माइनस बी ए का यूज करके, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल निकालने का, बी की जगह मैंने आर यूज कर लिया, और बी की जगह आर लिख दिए पोजीशन वेक्टर के लिए। ठीक है, किसी पोजीशन रैंडम के लिए ए से बी जा रहे हैं और बी को आर माने हैं, तो उसके लिए जो पैरामीटर्स होगा वो क्या होगा, XYZ हो जाएगा। ए कितना है, 0 है, मूल ओरिजिन पॉइंट है तो 0,0, और जब इसके साथ इसका डॉट कर देते तो केवल dx ही आया, तो ये माइनस तो आएगा ही, जो माइनस था -2, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे yz नहीं इसलिए 0,0 yz को हम हटा दिए, तो इसका -2x आया, तो vr = -2x, या मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ पोटेंशियल को, तो vxyz किसी के लिए भी -2x बन जाएगा पोटेंशियल। इस तरह 65 का ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। एक बार आंसर देख लेते, क्या यही है 65 का -2x सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें बोला जा रहा है बी पार्ट में, एट विच पॉइंट पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। पोटेंशियल हमेशा देखो स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि हमको बी पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाए, 25 वोल्ट हो जाए। 25 वोल्ट हो जाए तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, तो 25 वोल्ट की जगह मैं -2x लिख दूंगा। ठीक है, v की जगह 2x लिख दूंगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -12.5 मीटर पे क्या हो जाएगा, मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे पोटेंशियल 25 वोल्ट हो जाएगा। x = -12.5 मीटर के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। सी पार्ट सॉल्व करते, इफ विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन 100 वोल्ट, what will be the expression for the potential at a general point। कुछ भी करना नहीं है, देखो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, ये जो सी पार्ट हम सॉल्व करें क्वेश्चन का, वो देखो इसमें कहा जा रहा है कि आपने ओरिजिन पे तो पोटेंशियल कितना मान लिया था पहले पार्ट में, ए पार्ट में 0, अब कहता है कि अब 100 वोल्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पार्ट में पोटेंशियल ओरिजिन पे कितना माना गया है, 0, तो अब बोल रहा है कि ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना मान लो 100, तो ये 100 0 का जगह 100 कर देंगे, और सब कुछ इस साइड वाला टर्म ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं रही, तो पोजीशन है, ये पोजीशन वही रहेगा, ये भी पोजीशन वही रहेगा। तो मैं फिर से लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ VR माइनस क्या लिखूँगा मैं, VA, और VA बराबर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे VR माइनस VA, और ये बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, -2x लिख सकता हूँ, ये तो 2x ही होगा ओवरऑल। और VA बराबर कितना है, ओरिजिन है, तो इस केस में VA बराबर हमको पहले से पता है ओरिजिन पे कितना है, 100 वोल्ट है, तो VR है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये जो है मतलब ये VR माइनस क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा -2x, तो VR बराबर क्या हो जाएगा
ए की जगह 100 वोल्ट दे दी तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो 100 माइनस 2x, या फिर मैं भी एक्स वाई जेड के जगह मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 2x। ठीक है, भी एक्स वाई जेड जो है हमारे पास जनरल फॉर्म में लिखना हुआ तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2x, ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जनरल फॉर्म में पोटेंशियल लिखना हो तो 100 माइनस 2x लिखे, या भी एक्स वाई जेड करके ऐसे भी लिख सकते हैं तो 100 माइनस 2x। तो ये हमारा जनरल फॉर्म का आंसर हो जाएगा। 65 का ये सी पार्ट का आंसर है। बस हमको ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना करना, 100 करना है। पहले हम 0 माने थे यहाँ पे, अब 100 लिख देंगे तो 100, ये माइनस 100 है तो इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 100 माइनस 2x। तो इस तरह 65 का सी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। 100 माइनस 2x आना चाहिए, तो ठीक है 100 माइनस 2x है। अब क्या है डी पार्ट पे, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द जीरो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द origin if the potential at infinity is taken to be 0? Is it practical to choose the potential at infinity to be 0? Yes, हम ज़्यादातर क्वेश्चन में इन्फिनिटी पर ही क्या लेते हैं, पोटेंशियल 0 लेते हैं, लेकिन ये बोल रहा है इसमें व्हाट विल द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो रिजल्ट आया है इसमें छोटा सा चेंजेस कर लेते हैं। तो बी और सी पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, बी और सी पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, आंसर ही हमको मिल चुका है बी और सी का। मैं यहीं पर डी पार्ट सॉल्व करता हूँ, तो इसलिए क्या करता हूँ, बी और सी सॉल्व कर चुके, डी पार्ट को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं बी सी का सॉल्यूशन को मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर सकते हो। तो ये डी पार्ट जो है, ये जो डी पार्ट है 65 का डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है, हम फिर से कहेंगे यही रिजल्ट यूज करते हैं, यही रिजल्ट यूज करेंगे। तो वी आर माइनस वी ए, ये क्या आता है माइनस 2x होता है। इस साइड का रिजल्ट तो सेम ही आएगा, इस साइड का जो भी रिजल्ट आएगा वो चेंज नहीं होने वाला है, राइट हैंड साइड का चेंज हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये तो माइनस 2x आएगा। ठीक है, अच्छा हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0। ठीक है, तो मैं मुझसे पूछा जा रहा है कि वी ए जो है वो ओरिजिन है, इस पर कितना पोटेंशियल होगा। यदि मैं इन्फिनिटी पे x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू इन्फिनिटी और z इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या ले लूँ, मतलब ये जो r वाला पार्ट है उसको मैं क्या कर दूँ, इन्फिनिटी पे क्या ले लूँ पोटेंशियल 0, इसका मतलब वी आर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कहने का मतलब है कि वी आर माइनस वी ए इक्वल टू माइनस 2x, मतलब ये जो राइट साइड का पार्ट है वो तो माइनस 2x रहेगा, वी आर माइनस वी ए। अब हमको ओरिजिन पे पोटेंशियल बताना है, और वी आर क्या हो गया इन्फिनिटी वाला पॉइंट, जहाँ पे x को क्या बनना होगा इन्फिनिटी, y को इन्फिनिटी और z को इन्फिनिटी। ठीक है, तो वी आर पे पोटेंशियल कितना लिया गया है, मतलब इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना लिया गया 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू इन्फिनिटी डालता हूँ तो वो देखो वी आर पर पोटेंशियल कितना 0 माइनस वी ए माइनस 2। अच्छा x को क्या करना होगा इन्फिनिटी डालना होगा, तो x को इन्फिनिटी डाल दिए, तो 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, ये माइनस भी ए तो माइनस भी ए लिखो, और ये माइनस 2 इंटू इन्फिनिटी तो ये माइनस तो होगा ही, और ये भी इन्फिनिटी, चूँकि 2 इंटू इन्फिनिटी दो एक इन्फिनिटिव नंबर मिल जाएगा। ये इन दोनों इन्फिनिटिव में से कौन बड़ा होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये पता है कि ये तो बड़ा होगा ही होगा। तो इन्फिनिटिव को जब भी किसी नंबर से गुना वो भी इन्फिनिटिव ही बनेगा, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो भी ए बराबर क्या मिल गया हमको इन्फिनिटिव। इसका मतलब है कि ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा इन्फिनिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। यही इक्वेशन यूज करना है, हर बार यही इक्वेशन यूज करना है। इस बार इन्फिनिटिव पे हमको पोटेंशियल दे रखा है 0, इस बार ओरिजिन पे पोटेंशियल बताना है, तो भी ए बराबर इन्फिनिटिव हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड को इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, सब देखो वी आर की जगह 0, वी ए पर पोटेंशियल निकालना है तो ये वी ए लिख दिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो 65 का ये डी पार्ट है, देख लेते हैं 65 के डी पार्ट में आंसर इन्फिनिटिव है। तो इस तरह से ओरिजिन पे पोटेंशियल इन्फिनिटी बन जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि हर बार रेफरेंस पॉइंट के थ्रू यूज करके मैं एक पॉइंट का दूसरे रिस्पेक्ट में पोटेंशियल बताता हूँ। हर बार पहले ए का यूज किया था 0 बनाकर आर पर बताता था, इस बार आर का यूज करके ए पर पोटेंशियल बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, पोटेंशियल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस इस तरह से क्वेश्चन से हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, अच्छा कॉन्सेप्ट समझने को मिलता है। 65 सॉल्व हो चुका है, अब 66 सॉल्व करते हैं। How much work has to be done assembling 3 equal
3 चार्ज्ड पार्टिकल्स एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमारे पास 3 चार्जेस है, ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है, सबका वैल्यू दे रखा है कितना है 2 × 10⁻³ कूलम, 3 नहीं -5 है ये, ठीक है, -5, 4 × 10⁻⁵ कूलम और 3 × 10⁻⁵ कूलम। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कि ये 3 चार्ज पहले किसी भी कहाँ थे इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन हम 3 चार्ज को असेंबल इस तरह से करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, तो इसको असेंबल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कि यदि 3 चार्ज हो या 4 चार्जेस हो या 5 चार्जेस हो, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के वर्टेक्स पे यदि मुझे असेंबल करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो एक तरह से कॉन्सेप्ट आता है और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि जो वर्क डन किया जाता है, टोटल वर्क डन, वो क्या होता है, टोटल वर्क डन किया जाता है वो होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब यदि इसी तरह के यदि 4 चार्जेस हो और 4 चार्जेस को मुझे स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखना हो, 5 चार्जेस हो और मुझे पेंटागन के प्रत्येक कॉर्नर पे रखना हो, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल एनर्जी, तो हम सबको क्या करेंगे, बाद में ऐड कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 पोटेंशियल एनर्जी I to 1, मतलब जितना भी रहेगा मैं उस सबको क्या करता जाऊंगा, जोड़ता चला जाऊंगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो इस तरह से मुझे 3 मिल जाएगा, तो मैं लिख लूँगा U1 + U2 + U3। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन का होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 2 चार्जों के कॉम्बिनेशन से मिलता है। तो U1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं इसको Q1 बोल दूँ, इसको क्या बोल दूँ, Q2 बोल दूँ, ठीक है, और इसको बोल दूँ मैं Q3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये डिस्टेंस सबके लिए R ही होगा, और R बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ K Q1 Q2/R, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ U बराबर K Q2 Q3/R। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ K Q3 Q1/R। तो जितने भी, यदि मुझे सिस्टम में जितने भी चार्जेस के लिए बोला जाए कि यदि इसको किसी भी ज्योमेट्री के कॉर्नर पे रखा जाता है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, कॉम्बिनेशन बना के, इन दोनों कॉम्बिनेशन, इसी तरह इन दोनों कॉम्बिनेशन, फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन, टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा वो देख लो। तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा उसको पता करने के लिए NC2 का फॉर्मूला है। यहाँ पे 3 है चार्जेस, N टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट कर, N टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 3C2, और 3C2 का मतलब क्या होता है 3 × 2 और 2 × 1, तो ये हो जाता है 3। तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन आ गया U1 U2 U3 पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस तरह से 3 हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो इंडिविजुअल्स हैं U1 U2 U3 आ रहे हैं। तो इसी तरह यदि 4 आता तो 4C2 का मतलब कितना होता है 6 होता है। तो हमको कितना कॉम्बिनेशन बनेगा NC2 के हिसाब से, और N क्या है टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। तो हम सबका वैल्यू लिख देते हैं, अब टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, U1 U2 U3 सबका वैल्यू लिख देते हैं, K Q1 Q2/R, K Q2 Q3/R। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं K Q3 Q1/R। ठीक है, K/R कॉमन ले लेंगे सब में, तो ये हो जाएगा K/R। ठीक है, Q1 Q2 Q2 Q3 Q2 Q3 Q3 Q1। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो K का वैल्यू था 9 × 10⁹।
आर क्या है सेंटीमीटर में, कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 की पावर -2। Q1 Q2 का वैल्यू कितना है 4 दूनी 8 इंटू 10 की पावर -5 -10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 10 की पावर -5 10 की पावर -5 कितना जगह 10 की पावर -10। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 4 तिया 12 10 की पावर -10। ठीक है, इन दोनों का कितना होगा 2 तिया 6 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, तो इस तरह से तो इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा 12 8 20 20 6 26 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये सारा जो सम आ रहा है मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और ये पूरे का सम आता है 26 इंटू 10 की पावर कितना आता है -10, और नीचे कितना 10 की पावर -1। ठीक है, तो 10 की पावर -1 का चला जाएगा तो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो ये 10 की पावर -1 10 की पावर 9 और 10 की पावर -10 कट के जाएगा और ये हो जाएगा 26 इंटू 9। अब 26 इंटू 9 कितना होता है 9 चौके 54 के 4 हाथे 5 9 दूनी 18 5 23। तो इस तरह से कितना वर्क डन करना पड़ेगा 234 जूल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तीनों चार्जों को असेंबल करने के लिए हमको 234 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। तो कैसे टोटल वर्क डन निकालते हैं, यदि हमको सभी चार्जों को किसी भी ज्योमेट्री के वर्टेक्स पे रखना हो तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 66 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। कहीं भी कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके और पीछे जाके देख सकते हो कि कैसे कैसे हम इस सारा कॉन्सेप्ट को समझें, और सबको मैं अच्छे से बता दिया हूँ। तो यहाँ तक पहुँच चुके, आंसर 234 जूल है 66 का। एक बार आंसर मिला लेते हैं क्या है, 234 जूल है, सही आंसर है। 66 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 67 सॉल्व करते हैं। ठीक, 67 चलो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाय 10 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट एट 100 वोल्ट टू पॉइंट एट 200 वोल्ट। मतलब मान लिया जाए मेरे पास पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या पॉइंट बी। जब ए से बी की तरफ जा रहा है, जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, जस्ट मूव फ्रॉम एट पॉइंट 100 वोल्ट टू एट पॉइंट पोटेंशियल 200 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट से दूसरे वोल्ट पे जा रहा है तो क्या हो रहा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाय 10 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट 100 वोल्ट टू 200 पोटेंशियल वोल्ट है। ठीक है, तो फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल, फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल ए से बी की तरफ जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना डिक्रीज हो जाता है 10 जूल हो जाता है। ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है डिक्रीज हो जाता है कितना से, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है कितना से 10 जूल से। अच्छा एक चीज़ बताओ, पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स एक्सटर्नली नहीं लग रहा है, सारा का सारा फोर्स इंटरनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे ए पॉइंट पे वोल्टेज 100 वोल्ट है, बी पे 200 वोल्ट है पोटेंशियल। ठीक है, तो हमको पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होगा कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगा, तो इसका मतलब है चेंज इन टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 0। चेंज इन टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 0। और टोटल एनर्जी होता क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इक्वल टू हो सकता है टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये लिख सकता हूँ मैं, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूडेड है, तो ये मैं लिख ही सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में पता है कि ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में, अच्छा ये भी ए वाला पॉइंट है वो कितना है 100 वोल्ट है, ये भी बी वाला पॉइंट है कितना है 200 वोल्ट है। ठीक है, साथ में लिख देते हैं भी ए बराबर 100 वोल्ट, भी बी बराबर कितना है 200 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आता है ए से बी तक जाने में कितना का हो जाता है -10 जूल का। ठीक है, ए से बी तक जाने में काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कितना है -10 जूल का है। तब पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हो जाएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा 10 जूल। ठीक है, वो 10 जूल। तो ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, जिसको मैं डेल्टा पी भी लिख सकता हूँ या फिर डेल्टा यू भी लिख सकता हूँ। ये क्या होता है दोनों पॉइंट के बीच का
पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इंटू चार्ज, तो जो चार्ज को मैं ए से बी की तरफ ले जा रहा हूँ तो इंटू चार्ज, जो मूविंग चार्ज है जिसको मैं ए से बी की तरफ ले जा रहा हूँ, फाइनल वोल्टेज पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इंटू क्यू, क्यू जिस चार्ज को मैं ए से बी तक ले जा रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले से पता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है 10 जूल है, तो 10 जूल लिख दिए। वी बी माइनस वी पता है 200 100 है, तो ये 200 माइनस 100 इंटू क्यू, तो क्यू बराबर कितना हो गया 10/100 मतलब 0.1 कूलाम। तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो 0.1 कूलाम होगा, जिसको मैं ए से बी तक ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल से बढ़ जाता है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है -10 जूल से घट जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल 0.1 कूलाम। चेक कर लेते हैं 67 का ये आंसर है क्या, तो 67 का आंसर 0.1 कूलाम है। ठीक है, तो 67 सॉल्व हो चुका है, अब हम 68 सॉल्व करते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज मतलब टू आइडेंटिकल पार्टिकल चार्ज कितना है 2 × 10 की पावर -4 कूलाम है। ठीक है, मास ऑफ 10 ग्राम है, मास भी दे रखा है कितना है 10 ग्राम है। चलो मास पता चल गया 10 ग्राम। वर्क आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ ए 10 सेंटीमीटर देन रिलीज्ड। कहने का मतलब है जो दो चार्ज है एक दूसरे से क्या किया जाता है 10 सेंटीमीटर के डिफरेंस से, ठीक है, सेपरेशन से रखा जाता है। दोनों चार्ज क्यों ही है, सेम है। ठीक है, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज। ठीक है, इनिशियली डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, हमको तब स्पीड बताना है, सॉरी व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज। तो कहने का मतलब है कि इसका सेपरेशन बिकम्स लार्ज का मतलब इन्फिनिटिव से है। कहने का मतलब इनिशियली एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी है, और जब इसका दोनों के बीच का सेपरेशन मतलब डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, तब इन दोनों चार्ज का क्या हमारे पास क्या होगा कि स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो ये बात समझा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड का फोर्स केवल काम करेगा इन दोनों चार्जों पे और कोई नहीं, एक के कारण दूसरे कारण एक पे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड हमारा कंजर्वेटिव फील्ड होता है, अदर कोई फील्ड है ही नहीं नॉन कंजर्वेटिव, जिसके कारण एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर से कि सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि सब कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। इनिशियल डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ वो देखो। सबसे पहले मैं ये लिखना चाहूँगा, टोटल एनर्जी बराबर क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमेशा रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात समझो, बिकम्स लार्ज का पहले बता दी मतलब क्या है कि जब इन्फिनिटी पे चल जाए, एक दूसरे से डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए, ये हमारा कहने का मतलब बिकम्स लार्ज का है, तब हमको स्पीड बताना है। तो क्या करेंगे हम, तो देखो दोनों का मास mm है, ये q है ये भी q है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, ऐसे, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, ऐसे, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Fe होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो जिसके कारण एक दूसरे रिपल करेंगे, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अच्छा इसका मैं स्पीड मान लेता हूँ v1 है, इसका स्पीड क्या मान लेता हूँ v2, तो दोनों के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या, हाँ, तो एक दूसरे के द्वारा आप जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स तो लग ही रहा है, जिसके कारण इसमें वेलोसिटी आएगा, तो वो हो जाएगा v1। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी प्लस m v2। ठीक है, ये इधर जा रहा है v1 से, ये इधर जा रहा है v2 से, और इनिशियली सब पहले रेस्ट पे था तो इनिशियली 0, सॉरी ये जो, एक मिनट में इसको और अच्छे से समझाता हूँ कैसे लिखा हूँ, ये स्टेप में बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहने का मतलब ये है कि मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होगा कि क्या करते हैं, m v1 मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड v1 इसका, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगा, m v2 इस डायरेक्शन में, और इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था तो सिस्टम का इनिशियली मोमेंटम 0। तो ये क्या हो जाएगा कि सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, सारा फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो m v1 प्लस m v2
मास दोनों का क्या है, सेम है। तो इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ कि v1 वेक्टर माइनस v2, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से v1 और v2 आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जितना स्पीड से इधर जाएगा ये भी उतना स्पीड से इधर जाएगा। ये तो लीनियर मोमेंटम से पता चल गया। अच्छा, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया। दूसरा, सिस्टम में किसी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं है, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स नहीं कर रहा है, तो इसलिए सारा का सारा एनर्जी कंजर्व रहेगा टोटल। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, सिस्टम का टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली क्या था, इनिशियली बोथ पार्टिकल क्या था, इनिशियली बोथ पार्टिकल्स आर इन रेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, तो दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, के क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। सबका वैल्यू डाल दो, 9 × 10⁹। क्यू का वैल्यू कितना है, 2 × -4, दोनों क्यू है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁸ हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं क्यू का वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁴ ही है, ठीक है। आर कितना है दोनों का, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से P इनिशियली मतलब जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 × 36, 10⁻1 और 10⁻⁻1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻², ठीक है। 9 × 36, तो 10⁻⁻8, 10⁻9, 10 ऊपर है, और 10⁻10 1 और 10⁻2, तो नीचे 10⁻1 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻2 बन जाएगा। तो इस तरह से 10⁻1 नीचे और 10⁻1 ऊपर है, तो ऑलरेडी दोनों को मल्टीप्लाई कर 10⁻2 और 9 × 36। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो गया, 36 × 10⁻2 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो। अब क्या बताता हूँ मैं केस, व्हेन सेपरेशन बिकम्स लार्ज, व्हेन सेपरेशन becomes large, ठीक है, सेपरेशन becomes large। लार्ज का मतलब हमारा है कि R को क्या होना जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पर मैं क्या लिखूंगा, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मैं स्पीड बताया था वो क्या लिखता हूँ, ½ mv1 का स्क्वायर प्लस ½ mv2 का स्क्वायर। इसका स्पीड v1 माना था, इसका स्पीड v2 माना था। ये किसी भी टाइम के लिए था, ये किसी भी टाइम के लिए था। ये इनिशियल का मतलब नहीं है कि इनिशियल 2 सेकंड के बाद, ये किसी भी टाइम पे स्पीड है v1 v2, ठीक है। तो mv2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, v1 v2 आपस में बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ एक साथ कि mv1 का स्क्वायर प्लस mv1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा mv1 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो mv1 स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी R इन्फिनिटी हो जाएगा। R इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन दोनों चार्जों का पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। टोटल एनर्जी कंजर्व है, तो टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या है, कंजर्व्ड है, और वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। मैं काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब मैं सबका वैल्यू डाल देता हूँ, ये 0 है और ये 3600 है, तो ये हो जाएगा 3600। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना, mv1 स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी कितना फाइनली, जब इन्फिनिटी पे हो जाते हैं, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो तब वो पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाता है। अब सबका वैल्यू ही दे दो, 3600 हो गया। अच्छा, मास कितना, 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000, और ये v1 का स्क्वायर, तो एक 0 से एक 0 कट गया, तो v1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3600 × 100, तो v1 बराबर कितना हो गया, 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v1 स्क्वायर में है तो इधर क्या आएगा, तो रूट में चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। इसे v1 जब स्क्वायर इधर हटाएगा तो ये सब कुछ रूट में आ जाएगा, तो 36 का 6 हो जाएगा, 10 का 10 100 है, तो नहीं 3600 का 60 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 600, 3600 का 60 हो जाएगा और ये 10, तो 600 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं v1 बराबर 600 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकता हूँ, 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो इस तरह से जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी बन जाएगा तो दोनों जो चार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे से 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे होंगे। तो ये इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड हो गया। तो हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 68 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस और नीट में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट समझ में आता है। यहाँ पे एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं, और बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला तो यूज कर ही रहे हैं। तो इस तरह से 68 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आंसर एक बार मिला लेते कोई दिक्कत नहीं है। 68 का आंसर 600 मीटर पर सेकेंड यही है। अब हम क्या करते हैं 69 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 68 कंप्लीट हो चुका है, अब 69 सॉल्व करते हैं।